किस तरह शिक्षण में एक अच्छा लीडरशिप की भावना किस तरह की हो, ये आपको शो करना है। इसको हमने कुछ कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहली चीज है, जब आप शिक्षण में उतर रहे हैं और उसका नेतृत्व करना है, तो उसको पहली चीज क्या होना चाहिए? पहला स्टेप जो है वो विषय का ज्ञान। ये फिर मैं कह रहा हूं, जो मैंने अपने से अनुभव किया है वो बात आपके बीच में रख रहा हूं। अगर आप शिक्षण में आ रहे हैं, जिस विषय में आ रहे हैं, तो विषय का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप विषय का ज्ञान का मतलब ये समझिए कि आपने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ ली है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारी प्राचार्य से बात हो रही थी और यहाँ लेक्चर में भी उन्होंने कहा कि आपका पढ़ाना सबसे कठिन है। हम लोग जब पढ़ाते हैं उस समय बच्चा पूरा समझदार हो जाता है और अगर कोई चीज उसको नहीं पसंद है तो निग्लेक्ट कर जाता है। आप जो है बिल्कुल एक ऐसे चीज को हाथ में लेते हैं, मिट्टी का वो है जिससे बर्तन बनना है, एक लेकर के जैसे चाक पे रखा जाता है और उसको आप ढालते हैं। इसलिए उस समय अगर आप कोई गलती करेंगे, अगर कोई चीज बताने में गलती करेंगे, तो वो पूरी जिंदगी उसके साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए जो भी शिक्षा आप उसको दे रहे हैं उसके बारे में उसको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में विषय से संबंधित कोई भी ज्ञान हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो केवल बायोलॉजी तक ही सीमित रहें जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए हमने वो उदाहरण लिया कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और जीव विज्ञान के बच्चों को जीव विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, तो शुरुआत आप इससे करिए कि एक जीवित चीज और अजीवित में क्या अंतर है। ये बात सबसे पहले आनी चाहिए। जब जीवन की बात आप कर रहे हैं तो जिसमें जीवन नहीं है उससे क्या अंतर है, ये उसके ध्यान में आना चाहिए। दूसरी चीज, एक जीवन के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, तभी वो आवश्यकताएं न होने पर वो निर्जीव हो जाता है। ये ऐसी चीजें हैं, सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं मैं बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं। एक जीवन और बिना जीवन वाले में क्या अंतर है, एक जीवन के लिए क्या आवश्यकताएं हैं इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और अब उसके साथ साथ में ये जरूरी नहीं है जो किताब आप पढ़ रहे हैं उससे हर चीज पढ़ा दें। आपको अपने विषय से बराबर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप जो मैगजीन्स पेपर्स में आपसे रिलेटेड बात आए उसको बड़े ध्यान से पढ़ें। वो आपको सही इंफॉर्मेशन देता है और उसमें जो चेंजेस आपके सोचने के तरीके में परिवर्तन आएगा। दूसरी तरफ अब तो ज्ञान प्राप्त करने के और भी साधन हो गए हैं, अभी उसके आगे हम बात करेंगे। इस तरह से पुस्तक के साथ साथ में आपको जर्नल्स की पत्रिकाओं का अध्ययन अवश्य करना चाहिए जो शिक्षण कार्य से या आपके विषय से जुड़ी हुई चीजें हैं। ऐसी पत्रिकाओं का अध्ययन अति आवश्यक है और ये तभी आदत पड़ेगी लाइब्रेरी में आप जरूर जाएं, लाइब्रेरी जाएं या जब भी बुक स्टॉल पर कहीं खड़े हो और कोई ऐसी किताब है जो आपके लिए बहुत उपयोगी या पत्रिका हो सकती है उसको जरूर खरीदिए। उस समय उसकी कीमत मत सोचिए, 20, 25, 30 रुपए की आप सोचे कि बेकार चला जा रहा है। अगर उसका एक पन्ना भी आपके उपयोग में आ गया तो वो जिंदगी भर आपके काम आएगा। इसलिए ऐसी पत्रिका जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है उसको खरीदिए जरूर और वो आपको जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके कई गुना आपको जो है वो रिटर्न आपको देगा। ये मेरी रेगुलर आदत है जो आपको मैं बता रहा हूं, मैगजीन्स का पढ़ना और उससे जरूरत की चीज निकालना और उसको कनेक्ट करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हुआ पहली चीज, विषय के ज्ञान का तरीका और उसको ज्ञान को हमेशा रिफ्रेश करना। दूसरी चीज इसी के अंदर कभी ये मत सोचिए जो आपसे कम पढ़ा हुआ है या वो ऐसा आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो आपको बहुत कुछ ज्ञान दे सकता है। उसका कारण क्या है, उसका तजुर्बा होता है। लाइफ साइंसेस का मैं आदमी हूँ, विद्यार्थी हूँ। जब भी मैं ऐसे क्षेत्र में जाता हूँ वहां जो गांव वाले हैं
उनसे कहते हैं भैया बाबा ये क्या है, ये क्या है, तो उसमें से एक दो सेंटेंस आपको जरूर ऐसे मिल जाते हैं जो हम नहीं जानते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए कुछ ग्रहण करने के लिए हमेशा अपने ज्ञान वर्धन के लिए जो भी मिले उस ऑब्जेक्ट से अपनी जरूरत की निकालें। हो सकता है 10 बात उसमें बेकार कही हो, लेकिन उसमें से एक बात आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, इसलिए उसको ध्यान से सुने। तो ये पहली बात हमारी हुई कि विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और उसको बराबर रेगुलरली रिफ्रेश करना या बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाइए दूसरी बात पर, वो है मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और जो आपकी इस समय आधुनिक तकनीकी विधि है उन पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कंप्यूटर खरीद लिया, लैपटॉप ले लिया, प्रोजेक्टर खरीद लिया, क्या उसको हैंडल करना जानते हैं? क्या आप लैपटॉप में जो आपने रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है, क्या उसको आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं? इसलिए उसकी भी नॉलेज उसके साथ साथ विषय के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप रिकॉर्ड में रखें। उसके साथ साथ में जब आप प्रोजेक्ट, कंप्यूटर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो रिकॉर्ड किया है उसका रिकॉर्ड प्रॉपर आपका रहना चाहिए। मतलब क्या कहना है, अब आप जैसे हमें कुछ शुरू में दिक्कत हुई इसलिए मैंने इस बात को कहा, हमने कहां डाल दिया ढूंढ नहीं पा रहे उस लेक्चर को, इसलिए एक सीरियल वाइज एक लेक्चर का आपका जो है रिकॉर्ड हमेशा मौजूद होना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर, जहां से आप तुरंत उसको निकाल लें। क्योंकि कभी हेडिंग आपने कोई डाल रखी है, अब वो भूल गई है, अब आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब वो आपको लेक्चर सीरीज देखेंगे आप तो तुरंत आपको याद आ जाएगा ये मैटर इसमें है। क्योंकि घूम फिर करके जब आप उसको कर रहे हैं कहीं ना कहीं से आपको जो है सहयोग मिलेगा। इसलिए ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब इस समय हमको देश मिली है, ये जो आधुनिक समय में, उसका हम पूरा उपयोग करें। जैसे हमने बताया आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए तरीका है, अब तो बढ़िया है, गूगल पर जाइए, आप इंटरनेट पर जाइए और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले लीजिए, लेकिन उस इंफॉर्मेशन पर डिपेंड मत करिए। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें ऐसी होती है, हो सकता है आपको सही डायरेक्शन ना दे रही हो, इसलिए आपका जो तजुर्बा है या आपके लिटरेचर जो और देख रहे हैं उसको भी टैली करिए। कभी कभी बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बातें मिल जाती हैं, क्योंकि हम अब विद्यार्थी अपने अपने को मानते हैं, बराबर पढ़ते हैं, इसलिए ये समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उसी से मैं कुछ ही बोल रहा हूं मैं। इसके बाद ये हो गई दूसरी बात, मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए, इसका हम बराबर ध्यान रखते हैं आप। अब तीसरी चीज आती है इनोवेशन। ये तो आप लोगों को बताया जाता है खूब, इनोवेशन के बारे में खूब लंबी लंबी भाषण होते हैं, और इनोवेशन के बारे में ये क्या है, नए जो आपके नवाचार के ज्ञान के का होना, ये इसका प्रयोग और इसकी क्षमता रखना तथा दूसरे व्यक्ति में उसको विकसित करने की क्षमता सबसे बड़ी चीज है। आप में तो है इनोवेशन, लेकिन कितना आप दूसरे के अंदर उसको विकसित कर पाते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारी बहुत सी बात जो है हमारे प्राचार्य ने पहले पूरी कर दी है, इसलिए बहुत सी तो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके बीच में। इसके अंदर इनोवेशन जो है क्या है, आपको इनोवेशन में ध्यान रखना है कि आप एक आकर्षण पैदा कर सकें। जो आपके साथ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी है, तो आप विद्यार्थी में ये आकर्षण पैदा कर सकें, आपकी बात को सुने, उसको लगे इसमें कुछ हमको मिलेगा, उसकी प्यास बुझ रही है, ये ध्यान में रख करके आप करें। कभी भी क्लिष्ट भाषा का उपयोग न करें, क्यों जितना उसकी समझ है उसका ध्यान रखें, हमेशा ऑब्जेक्ट का ध्यान रखें कि उसकी कैपेसिटी ग्रहण करने की कितनी है, उस हिसाब से आप बात को रखें। और जब इस तरह से करेंगे उसको समझ में आ रहा होगा, उसको आनंद आएगा आपकी बात सुनने में, तो उसमें कुछ ना कुछ वो ग्रहण जरूर करेगा। जब आनंद आता है तो उसको सुनने में मजा आता है, फिर पता नहीं लगता कितना टाइम बीत गया, नहीं तो पता लगा मास्टर साहब क्लास में आए, कुछ तो पीछे भाग गए,
कि मास्टर साहब जाने के अभी तक बोर करेंगे, निकलो यहाँ से। एक अध्यापक हमारे यहाँ हैं, वो लड़कों को पकड़ के लाते हैं, अपने क्लास में बैठाने के लिए घेरते हैं कि भाग न जाए बच्चे। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी आएगी तो आपको समस्या खड़ी होगी। और जब भी आप कोई ना कोई बात उठाएं तो उसमें पहले ऐसा लाएं कि उसमें जिज्ञासाएं आए कि अब क्या गुरुजी बताने वाले हैं, ये उसके दिमाग में आना चाहिए। जब जिज्ञासाएं आएंगी तभी जो है उसका उत्तर अच्छा देगा। ये हमने इसलिए कहा, हमारे एक अध्यापक थे, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तो हमने एमएससी जियोलॉजी में केवल उनकी वजह से ही किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब वो क्लास में घुसते ही कहते थे अच्छा बताओ का हमने क्या पढ़ाया था, ऐसा करते थे जैसे उनको मालूम नहीं क्या पढ़ाया उन्होंने। वो शो यही करते थे, उनको याद नहीं है कि हमने क्या पढ़ाया, कि कोई बच्चे उसको रिफ्लेक्ट करे। उनकी आइडिया ये रहती थी कि बच्चे कहे नहीं कल आपने ये बताया था, उसके बाद शुरू करेंगे। जैसे ही एक विद्यार्थी ने कहा कि आपने कल ये बताया था, दूसरे का कुछ तुमको याद है उसके बारे में, इसलिए नहीं कि कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसने उल्टा सीधा कुछ बताया कि नहीं बताया, उसको ध्यान नहीं दिया, फिर उसको बैठा दिया। उसके बाद एक दिन पहले जो उन्होंने पढ़ाया था 5 और 7 मिनट में एग्जैक्ट उनकी आइडिया थी, तो वो पूरा सरप्राइज कर देते थे। वो दिमाग में लेके आते रहते होंगे इसको, ये तो हमने बाद में महसूस किया, उस समय नहीं। वो 5-7 मिनट के अंदर पूरी बात वो समराइज कर देते थे, फिर आगे कंटिन्यू करते थे, कहते थे अब इसके बाद ये तरीका है, इसको आगे अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे को अपनी तरफ खींचने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। ये खींचना क्या है? आकर्षण पैदा करना है। ये आप में ये क्षमता ये होनी चाहिए कि बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अब जैसे आपको माहौल बनाना है, आप देखते हैं बड़े बड़े जो ये आते हैं इसमें सुनाने के लिए, रेडियो में भी सुनते हैं आप, उसको टीवी पर भी आप देखते हैं, बड़ी बड़ी चर्चा होती है। तो जब आते हैं शुरू करते हैं, कोई मान लीजिए राम के भक्त हैं, कोई भी हैं जो अपना लेक्चर देना शुरू करते हैं, पहले करते क्या है? आपको उससे जोड़ते हैं। पता लगा भजन पढ़ने करने लगे, पहले भजन जरूर भी उठवाते हैं, वो भजन में आप उसमें लीन हो गए, तब अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एक जोड़ने का तरीका ये भी है कि उसको आप एक लय में सबको ले आइए, सबका कंसंट्रेशन इकट्ठा कर लीजिए, जिससे कि आपकी बात सुनने वाले आपकी तरफ आकर्षित हों। उसके बाद आती है बात आपको प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि आप कोई ना कोई कहानी सुनाइए। ये कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसीलिए स्पेशली कि किस तरह से एक आदमी अपने जीवन को बदल सकता है, तो वो लोगों को प्रभावित करेगा। और उस कहानी जो मैं सुना रहा हूं उसका नाम है स्टीव जॉब्स। आप लोगों में से कोई जानते हैं इनका नाम सुना? स्टीव जॉब्स का। ये किसका मालिक था, किस कंपनी का? एप्पल। और ये एप्पल नाम उसने क्यों रखा, पहले ये बताइए, फिर आगे चलेंगे हम। जब वो कंपनी बना रहा था तो बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ में, वो बातचीत कर रहा था, तो कहा क्या नाम रखा जाए, और सेब खा रहा था। तो वो सेब उसने आधा काटा था, अब उसके उसका जो है वही बना हुआ है, सेब खाया हुआ आधा रखा हुआ है। तो कहा यही नाम रख दीजिए, क्या बुरा है, उसने एप्पल नाम उसका रख दिया है। इसकी मृत्यु जो हुई ये 2011 में हुई। उस समय इस टेक्निकल नॉलेज के क्षेत्र में तहलका मच गया उसकी मौत से। ओबामा भी शांत नहीं रहे, ओबामा ने अपने कमेंट दिए, और इसके साथ साथ में जो खास लोग थे उसमें बिल गेट्स, इन लोगों ने कहा कि एकदम से वैक्यूम क्रिएट हो गया इसमें। ये शख्स ऐसा था जो बिना पढ़ा लिखा था, और इसने जितना आप मोबाइल गाना सुनते हैं, जो तमाम गाना जेब में रखे हुए हैं, मोबाइल के अंदर गाना बज रहा है, टैबलेट्स, ये लैपटॉप, ये और कंप्यूटर, इसका सबका जन्मदाता ये आदमी है। और इसकी कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे।
जाएंगे, इसकी माँ की शादी नहीं हुई थी, बिन ब्याही माँ का संतान है ये, लेकिन माँ ने इसको जन्म दिया, उसके प्रेमी ने उसको धोखा दिया, लेकिन कबीर ने इसको जन्म दिया। पैदा होने के बाद, जब पैदा होने वाला था, माँ ने सोचा कि इसके पिता तो है नहीं, उन्होंने साथ दिया नहीं है, तो हम इसको किसी को गोद दे देंगे इसको। जिससे तय किया था गोद देने के लिए जो दंपत तैयार हुए थे, तो जब वो इसका जन्म हुआ तो आए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो लड़की लेना चाहते थे, लड़के को नहीं लेंगे, उन्होंने मना कर दिया लेने से। पैदा होने के बाद फिर उसकी माँ ने और लोगों से संपर्क किया, तो एक बाल साहब थे, उन्होंने कहा ठीक है इस लड़के को ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक शर्त पर इस लड़के को हम आपको देंगे कि इसको आप हायर एजुकेशन जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है इसको पढ़ाएंगे। उसको ले आया, वो जूनियर हाई स्कूल पढ़ा और इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया, और उस समय वही पास एक हायर एजुकेशन का वो था, तो वहां उसको आनंद आता था लेक्चर्स को सुनने में। जैसे प्रोग्राम अरेंज होता था तो चुपचाप चला जाता था, वहां बैठ के सुनता रहता था। उसके बाद उसके पिताजी जिन्होंने गोद लिया था, पाल साहब ने इसको जो है एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया ये हम अपने पिता के लिए बड़ी भारी बोझ बन रहे हैं, उनकी ये औकात नहीं है कि हमको पढ़ा सके, तो उसने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कहा नहीं तो पढ़ो, मैंने हम नहीं पढ़ेंगे, हमको हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं है, उसने छोड़ दिया। उसके बाद एक कंपनी में उसने नौकरी कर ली, और नौकरी करने के बाद उसने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। वो जो पैसा उसने इकट्ठा किया था वो इसलिए नहीं कि उससे कोई काम चलाएगा या कोई धंधा करेगा। उस व्यक्ति ने सबसे पहला काम जो किया कि हम हिंदुस्तान का में जाएंगे भ्रमण के लिए। वो क्यों? वो शब्द उसके साथ उसने दिए हुए हैं उसके लिए कि आध्यात्मिक ज्ञान भारत में ही मिल सकता है, और उसने जितने भी हमारे धार्मिक क्षेत्र है हर जगह गया, हर जगह उसका पैसा था, हर जगह उसने ज्ञान अर्जित किया। अब आप सोचिए, जिसकी हम इंपॉर्टेंस नहीं समझते, हम केवल वहां पर जो कुरीतियां हैं उसको देखते हैं, ऐसे पूजा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे फूल चढ़ाना है, लेकिन वहां पर जो अच्छी चीजें हैं उसको हम ग्रहण नहीं करते। उसने मेडिटेशन, किसी चीज के लिए डोमिनेंस, और किस तरह किसी चीज को धारण करना है, ये सब ज्ञान उसने प्राप्त किया यहाँ पर 1 साल के अंदर। उसके बाद वापस फिर अटारी चला गया वो, जहां पर वो काम करता था। थोड़े दिन काम करने के बाद इसके बाद $1300 हुए। ये 1977 की बात है, और वो 57 वगैरह में पैदा हुआ, लगभग 20 साल का था उस समय, जिस समय वो उसने नई कंपनी खोली एयरटेल। और वो जो है उस कंपनी को खोलने के लिए इसके बाद जगह थी नहीं, तो अपने पिताजी से उसने कहा ऐसा है गाड़ी आप बाहर खड़ा कर दीजिए, गैरेज हमको दे दीजिए, और $1300 उसने इकट्ठा किए थे। उस $1300 से उसने काम शुरू किया, और उसके बाद 2011 में जब उसकी डेथ हुई है, तो उसकी जो संपत्ति थी उस समय 2010 में वो $75.18 अरब। अब अंदाजा लगाइए कि इस थोड़े से समय में उसने कितना बड़ा रेवोल्यूशन किया। क्यों किया? उसके 2 सिद्धांत थे। एक, कि सब ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, वो कभी भी नहीं झिझकता था कि किससे हम क्या पूछ लें। जैसे पहले आपसे मैंने कहा कि कोई भी जो है, आप ये मत समझिए इसको कुछ नहीं आता, हमको बहुत ज्यादा आता है, जो आदमी कह रहा है उससे हमको क्या मिल रहा है उसको आप ले लीजिए, यही काम उसने किया। एक छोटे छोटे मिस्त्री से भी वो कोई चीज पूछने में झिझकता नहीं था। जैसे कहीं से उसने ले लिया उस कंपनी ने काम, तो उस काम को करने के लिए वो जो है जिससे भी पॉसिबल है उससे संपर्क करता था। उसके बाद उतनी टेक्निकल नॉलेज होती नहीं, तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, लेकिन इस तरह से वो नॉलेज गेन करता वो सब उसने अपने अंदर रखा। एक अच्छे इंजीनियर को उसने मार किया, और वो काम फिर करता था, लेकिन लोगों से सलाह लेकर के, पूछ करके, और गलती सही इस तरह से कर करके उसने अपने को इम्प्रूव किया। जो हम कहानी सुना रहे हैं ये उदाहरण है कि उसने किस तरह अपने को बनाया और किस तरह अपने को प्रस्तुत किया। अब उसके बाद आखिरी 6 महीने जब उसके डर के पहले क्या है, उसको कैंसर हो गया।
मरने के पहले। उसको डॉक्टर ने कह के 6 महीने बाद आपकी डेथ हो जाएगी। तब वो क्या करता था, पर डे शीशे के सामने खड़ा होता था और ये तय करता था कि आज हमको क्या करना, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। दूसरा आदमी जानता कि हमको 6 महीने बाद मरना है, तो बिस्तर पड़ जाते हैं, हमको क्या करना। इससे दोनों में कितना अंतर हुआ। उसने पूरे 6 महीने उसको इस्तेमाल किया, एक एक दिन उसने काम किया और आखिर में अंत में उसकी मौत हो गई। तो एक ये आदर्श आपके बीच में है कि जीवन में सफलता पानी है, अपने को एक आदर्श व्यक्ति प्रस्तुत करना है, तो अपने समय का पूरा आप सदुपयोग करें। इसमें 2-3 शिक्षाएं उसने दी हमको। पहली, समय का पूरा उपयोग। दूसरी बात क्या थी, किसी से कुछ सीखने में हमको झिझकना नहीं चाहिए। दूसरा, अपनी समस्याओं को समझते हुए उसको आप करें और कहां से आप शुरू करें, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कभी सिलेक्शन में गलती हो जाए, लेकिन उसको क्या जरूरत थी, वो हिंदुस्तान आता और यहाँ के मंदिरों में टहलता, यहाँ मेडिटेशन करता, लेकिन उसको ये था कि हम इसको करने के बाद हमारे अंदर आंतरिक ताकत बढ़ेगी और हम अकेले काम करने लायक हो जाएंगे। उसने करके दिखाया इसको। मैंने केवल इसलिए कहानी सुनाई, कोई भी अध्यापक है और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको आप बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, उसकी छाप बच्चों के ऊपर पड़ती है। इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चा किससे सीखेगा। पता नहीं क्या बात आपने बताई और उस पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, कहां से उसमें रिवोल्यूशन होता है। अब इसके बाद आ जाता है, इस सब के साथ साथ आपको जो है व्यक्तित्व संप्रेषण, आपका व्यक्तित्व कितना प्रभाव डालता है, इसके लिए भी आपको देखना। नेक्स्ट पॉइंट इसको आप देखेंगे, व्यक्तित्व का संप्रेषण। इसके लिए जो है आप बराबर अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करें। उसमें ये भी आपकी पोशाक क्या है, बच्चा जब आपके साथ दर्द में बैठता है तो पोशाक आपकी क्या है, साफ सुथरी है कि नहीं है, किस तरह से आप चलते हैं, सब उसके दिमाग में आता है। अब कहिए कि बढ़िया कपड़े हम पहनेंगे कैसे हैं, हमारी तो आमदनी इतनी है नहीं। मैं आप अपने एक विद्यार्थी को यहाँ का बहुत टॉप लीडिंग लाइजर है, इस समय नाम नहीं लेंगे, नहीं कहेंगे, उसकी बुराई कर रहे हैं। वो मेरे यहाँ विद्यार्थी था BSc का, और वो एक सफेद पैंट और एक शर्ट केवल उसके पास थी, लेकिन रोज धो के पहन के आता था। शाम को जाता था, धो लेता था और सुबह प्रेस करके और वही पहन के बढ़िया चमकता हुआ आता था। उसमें कोई कलर है नहीं, रोज उसको सफेद पहनना उसका सिलेक्शन का तरीका था। और वो विद्यार्थी जो है, और माता पिता उसके थे नहीं, उसके मामा ने उसको पढ़ाया, तो थोड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, जिसकी वजह से वो पढ़ गया। ला करने के बाद यहाँ वकालत करने लगा। यहाँ के टॉप पे जो लाइए थे उन्हीं में से कोई हो एक होगा, जो आप चाहे तो पता कर सकते हैं। इसको अब नाम बयान नहीं होगा, उसको जो भी हो नाम लेना उचित नहीं होगा वो। तो ये तरीका होता है अपने व्यक्तित्व को निखारने का। इसलिए हमने उदाहरण दिया कि कोई जरूरी नहीं है सब साधारण हो तभी आप जो है कोई अपने व्यक्तित्व को निखार पाए, उसका ध्यान रखना है। आप अट्रैक्टिव अपने लोगों के बीच में बने रहेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहन के रोज आ रहे हैं, आप इसकी चिंता मत करिए कि आपके पास एक ही जोड़ा है तो उसे कैसे काम चलेगा, और अपने काम पर लगे रहिए। उसके बाद आप जब अपने व्यक्तित्व को निखार करते हैं, कुछ आते आते हो सकता है खराब भी हो। जैसे हो सकता है आप तंबाकू खाते हो, पुड़िया खाते हो, सिगरेट पीते हो, आपकी आदत है, लेकिन उसकी छाप कभी बच्चों को मत पड़ने दीजिए। पहले तो छोड़ने की आदत करिए। एक अध्यापक कोई काम नहीं करना चाहिए, अगर उसके बाद भी करते हैं तो ये सब चीजें, इसका इंप्रेशन बच्चे तक न जाने पाए, इसका बराबर आप कोशिश करिए। तो एक वैसे नॉर्मल लोग कहते क्या घर में, पहले बचपन में गांव में क्या करते थे, जब हुक्का जला लो, हम नहीं जला तो वो भी फूंक मार देता था, तो सीखेंगे तो है ही है। और जब वो देख रहा आराम से आप पुड़िया फोड़ के डाल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा के वेट देख रहे हैं, वो भी दुकान में जाएगा, एक लेगा जो डालेगा और तभी शुरू कर देगा।
इसलिए ये सब चीजें जो हैं, जिनको आप भी जानते हैं, बुरी आदतें हैं, वो हम बच्चों तक ना पहुंचाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये कैरियर को बनाने में या आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए एक आवश्यक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कम्युनिकेशन कैपेसिटी। ये बहुत जरूरी चीज है। कितना आप कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी बात, इसको बराबर दिखाइए, लेकिन इसके साथ इसका भी ध्यान रखिए, जब कम्युनिकेशन आप करते हैं तो ये मत समझिए कि आप ही सब जानते हैं, बच्चा कुछ नहीं जानता। जब बता रहे हैं, इसमें हम उदाहरण आप उनका पुरुषोत्तम दास टंडन जी का देंगे। अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा महाराज पुरुषोत्तम दास टंडन का, जानते हैं, नाम सुना है। हमारे यहाँ एक ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक मेधावी छात्र भी रहे। वो एक विद्यालय में चले गए, मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, वो बैठ गए और उसके बाद उन्होंने कहा मास्टर हम बच्चों से कुछ पूछ लें। कहा पूछिए। उन्होंने एक दो सवाल पूछे तो मास्टर साहब क्या कहते हैं, जो कुएं में नहीं है तो पार्टी में क्या आएगा। उनका कहने का मतलब था कि ये तो हम भी नहीं जानते जो आप इनसे पूछ रहे हैं। तो जो टंडन जी ने जवाब दिया वो खास बात है यहाँ पर। क्या मास्टर आपको गलतफहमी है कि आप कुआं हैं। आप मात्र एक रस्सी हैं जो बाल्टी में बांध करके कुएं के अंदर तक ले जाते हैं। अब ये बाल्टी की कैपेसिटी कितना है, कितना पानी भर ले, ये बाल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा एक बाल्टी जैसा है और उसको आपने रास्ता दिखा दिया और वो कितना भर लेगा ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि हम उसको ठीक बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं जो हम बताएंगे वही वो जानेगा। और उससे वो क्या चीज सीखेगा ये फ्यूचर में वो खुद ही कहेगा, गुरु जी ने ये बताया था उसी वजह से हमने ये कर दिया। तो ये कम्युनिकेशन के साथ साथ में ये कभी गलतफहमी आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि जो आप चाहते हैं कि वही बच्चा जान पाएगा। अब इसके बाद आप हमेशा अपने को, नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमेशा अपने को भाषा का धनी बनाएं। भाषा का धनी बनाने का मतलब क्या है। आप हिस्ट्री के टीचर हैं, कहते मुझको हिंदी लिटरेचर से क्या लेना देना, मुझको इंग्लिश से क्या लेना देना, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, क्या जरूरत हमको कि हम सब पढ़ने के चक्कर पड़े हिंदी के। लेकिन नहीं जानते कितनी चीजें हैं जो आप वहां पढ़ेंगे तो उसको कहां उतारेंगे। इसका एक उदाहरण मैं तो रामचरितमानस का दे रहा हूं। मैं वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट लेता हूँ, जंगली जानवरों के काम में लगा रहता हूँ, जंगल जाता हूँ। उसी चक्कर में जंगल के किनारे अपने एक मकान में बना दिया। ज्यादातर मैं वहां रहता हूँ, जब आप लोग बुलाते तब यहाँ आ जाता हूँ, ज्यादातर मैं वहीं समय काटता हूँ। तो एक साहब ने मुझसे कहा कि यहाँ इतना पैसा बेकार खर्च दिया, लखीमपुर में अच्छा खासा मकान तुम्हारा था और इतना पैसा यहाँ लगा दिया तुमने। मैंने रामचरितमानस की 2 लाइनें कह दी, उसके बाद जवाब देने लायक नहीं रहा कोई। उन्होंने, मैंने कहा कि वो है लाइन देखिए अभी, स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने जब रामायण शुरू की है, बालकांड में पहली चौपाई जो है उसको पहली उसमें लिखा उन्होंने कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं अपने स्वांता सुखाय के लिए कर रहा हूं, हमको किसी शिक्षा नहीं देनी। आप समझ गए कि नहीं। तो इसलिए अगर आपके अंदर ये है जो हम कर रहे हैं अपने सुख के लिए, अपने में आनंदित होने के लिए काम कर रहे हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा करेंगे आप। मेरा ये सोचना है। तो हमेशा अपने को भाषाओं के और दूसरी चीजों के लिए धनी होने की कोशिश करें, हमेशा कलेक्ट करने की कोशिश करें, प्रयास रखें कि कोई नई चीज हमको मालूम हो जाए, उसको हम रखें अपने पास और वो दूसरे को दें। अपने रखने के लिए नहीं, जितने आप उसको बांटेंगे उतने और बढ़िया आपका निकलेगा। वो कोई चीज अच्छी अखबार में आपने पढ़ी, आओ बच्चों को बताने गए, बच्चों लायक है, तो आप पढ़ाई शुरू करने के पहले बताओ आज हमने अखबार में देखा था, ये चीज बहुत अच्छी थी, बच्चों इसको जरूर ध्यान रखना और इस काम को करना। आपको उसको आपके सब्जेक्ट के पढ़ाने से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन आपने कुछ जो है उनको दे दिया। इसलिए अगर आप भाषा के और इसके धनी नहीं हुए तो आप कभी भी इसमें अपने को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते।
इसके बाद सबसे आखिरी बात जिससे हम बात समाप्त कर रहे हैं वो ये है कि हमेशा हमारे अंदर प्रयास होनी चाहिए। वो क्या है? शोध प्रवृत्ति आपके अंदर होना चाहिए। शोध प्रवृत्ति क्या होती है कि आप ये ध्यान रखें जो आप कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव हो रहा है, कितना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखें। जिस तरह उदाहरण हम दे रहे हैं, शूटिंग बाई कैमरा, कैमरा से फोटो खींचना या शिकार करने के लिए बंदूक चलाना, ये किसी के बताने से कोई नहीं सीखता। जब फोटोग्राफी आप कर रहे हो तो आप जो फोटो ले और उसके बाद देखें इसमें क्या कमी रहेगी, इसमें शेड कम आया, सही नहीं आया, सही पोजीशन पर फोटो नहीं आई, इसको हमको इस एंगल से खींचना चाहिए था। इस तरह आप उसको एनालिसिस करें, अगली फोटो करेंगे अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। और 2-4 ये आप तो डिजिटल हो गया, हम लोग जब शुरू किए थे उसको सीखना तो हमारी फिल्म खराब हो जाती थी इसको सीखने में। अब वो चक्कर है नहीं, आप उसको डिलीट कर दीजिए। अगर आपके अंदर ये है तो उसको आप एनालाइज करिए कि नहीं, खाली मैं खींच लिया फोटो, शादी में गए थे फोटो आ गई। अब आप उसको ध्यान रखिए कि एंगल टेढ़ा तो नहीं हुआ, सही आपके है कि नहीं, प्रॉपर फोटो जो लेना था वो लिया है कि नहीं, लाइट कंडीशन सही थी कि नहीं, फोकस के लिए हमने जो स्टेप लिए थे सही है कि नहीं, जो हमने फ्लश इस्तेमाल किया था करना चाहिए था कि नहीं। कितने क्वेश्चन आ गए केवल खाली सही फोटो आने के लिए। तो ये बात है, ये शोध प्रवृत्ति हुई, कोई रिसर्च नहीं कर दी है कि आपको कोई खोज करके और कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। जो आप डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हैं उसको किस तरह सुधारा जाए, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, ये आपके अंदर बराबर इसकी वो होनी चाहिए इच्छा कि हम गलत ये करें और अपनी गलती मानने में कभी मत पिछड़िए। जैसे प्रधान जी कह रहे अपनी गलती तुरंत एक्सेप्ट कर दीजिए, ये सबसे बढ़िया है, गलती हो गई। और कभी कभी आप लोगों के साथ कम होती है, हम लोग बड़ी दिक्कत खड़ी होती, कभी कभी हमारे बच्चे ऐसा सवाल पूछते जो हमको नहीं मालूम, तो उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कभी मत करिए, क्योंकि आज नहीं कल वो बच्चा उस चीज को जान जाएगा। 1 साल में 2 साल का बच्चा वो कहेगा मां गुरुजी ने हमको बेवकूफ बनाया था। ये कह दीजिए हमको ये मालूम नहीं, अच्छा किताब में देख करके कल को बता देंगे, तो वो आपसे पूरी तरह सेटिस्फाइड रहेगा। ये पुरुषोत्तम जी की बात हम बता ही चुके हैं कि आप हुआ तो है नहीं, आपको कहीं कहीं से ग्रहण करना है, तो उसको लेकर के और तब बता दीजिए। ये इतनी बातें हमने अपने अनुभव के बीच में कहा। पता नहीं शर्मा जी के इम्तिहान में पास हुए